हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो स्ट्रेस क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है, और स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके के स्ट्रेस हो सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल स्ट्रेस के बारे में। सिंपल स्ट्रेस मतलब जब प्योर या स्टैटिक लोड एक्ट करे, प्योर टेंशन लोड, प्योर कंप्रेशन लोड या शियर लोड, बेंडिंग लोड एक्ट करे, तो इसके कारण जो स्ट्रेसेस पैदा होता है उसको हम लोग सिंपल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के इस लेक्चर में हम शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है जो तीसरा जो सिंपल स्ट्रेस है वो है शियर स्ट्रेस। अब ये जो शियर स्ट्रेस है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिंपल शियर स्ट्रेस जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या दो तरीके से शियर स्ट्रेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और दूसरा होता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या दो तरीके से शियर स्ट्रेस होता है। एक होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और दूसरा होता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्या होता है और ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का जो पहला प्रकार है वो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होता है, देखिए हम किसी भी मटेरियल में, किसी भी कंपोनेंट में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो मटेरियल क्या करता है, उसमें लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करता है, और उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स के द्वारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, जो उस लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करता है ना। तो इस तरीके की जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट करता है मटेरियल के अंदर, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, है ना। तो किसी भी तरीके का लोड एक्ट करे, है ना, उस लोड के अपोजिट और इक्वल डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं शियर स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस कब होगा, जब किसी मटेरियल में क्या हो, शियर लोड या शियर फोर्स एक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी मटेरियल में शियर लोड एक्ट करता है, तो शियर लोड के कारण उस मटेरियल में जो स्ट्रेस पैदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। अब ये शियर लोड क्या होता है, ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है टाइप्स ऑफ लोड में कि शियर लोड क्या होता है। जब किसी मटेरियल पे क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट करते हैं, लेकिन ये जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं होता है, या कोलिनियर नहीं होता है। ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तब इस तरीके के फोर्स को हम कहते हैं शियर फोर्स। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास दो प्लेट हैं, ठीक है, इस तरीके से एक प्लेट है और इसके जस्ट नीचे एक और प्लेट है, इस तरीके से। अब ये दोनों प्लेट को हमने क्या किया हुआ है, एक रिवेट से ऐसे हमने ज्वाइंट कर दिया है, रिवेट ज्वाइंट किया हुआ। ये रिवेट है, ये क्या है, रिवेट, और ये दोनों क्या है, प्लेट है, ये प्लेट और ये प्लेट है। शीट मेटल का बना हुआ प्लेट है,
अब देखते हैं कि इस प्लेट में इस डायरेक्शन में एक फोर्स भी एक्ट कर रहा है और इसी तरीके से इस प्लेट में एक फोर्स भी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड में है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है। अब ये दोनों फोर्स के कारण आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सिस्टम है, अरेंजमेंट है, तो आप रिवेट पे ध्यान दीजिए कि रिवेट में किस तरीके से इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये वाला प्लेट जो है इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये अपर पोर्शन जो है रिवेट को इस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर है। और वैसे ही ये वाला प्लेट जो है इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स एक्ट कर रहा है, तो रिवेट का जो बॉटम पोर्शन है उसमें इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया हुआ है उसके कारण इस रिवेट में इस तरीके से फोर्स जो है एक्ट करेगा, जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक ही लाइन पे नहीं है। इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए और इसका लाइन ऑफ एक्शन आप देखेंगे। ठीक है, तो इस दोनों फोर्स को हम लोग बोलते हैं, या इस तरीके के फोर्स को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस, या इसको हम शियर लोड, या इसको हम डायरेक्ट शियर लोड भी कहते हैं। तो ये इस तरीके का जो लोड एक्ट करता है ये शियर लोड होता है। अब ये शियर लोड के कारण इस रिवेट में किस तरीके से इफेक्ट आएगा, तो देखेंगे कि ये रिवेट जो है यहाँ से इस वाले एरिया पे क्या होगा, तो स्लिप होगा, स्लिप होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये स्लिप हो जाता है, तो इस तरीके से कोई एरिया के अबाउट में स्लिप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शियर ऑफ होना। तो शियर लोड लगने के कारण कोई मटेरियल क्या हो, किसी प्लेन के रेस्पेक्ट में स्लिप हो जाए, फिसल जाए, या उसमें शियर ऑफ हो। ठीक है, तो ये होता है शियर लोड के कारण। तो यहाँ पे शियर लोड के कारण ये कब स्लिप हो जाएगा, है ना, जब इसका स्ट्रेंथ जो है कम होगा और स्ट्रेंथ से ज़्यादा हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे। तो क्या करता है, ये मटेरियल शियर ऑफ होने नहीं देता है, रिवेट जो है शियर ऑफ होने नहीं देगा, और ये जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करेगा। यहाँ पे जो रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट करेगा ये एक्सटर्नल लोड के अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड में, इसको हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस। क्लियर है। इसको हम 3D व्यू में अगर ड्रॉ करना चाहें तो देखिए इस तरीके से ये रिवेट है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट और इक्वल डायरेक्शन में ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे ये मटेरियल अप्लाई करेगा, जो अपने आप को शियर ऑफ होने से रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, और ये जो लोड ऐड कर रहा है यहाँ पे जो ये लोड ऐड कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं शियर लोड। और ये शियर लोड के कारण यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब ये जिस प्लेन पे इफेक्ट आ रहा है, ये प्लेन है, ये एरिया है, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। इस शियर स्ट्रेस के केस में क्या हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस को हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये जो शियर स्ट्रेस है यहाँ पे ये डायरेक्ट शियर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से जब फोर्स एक्ट करता है तो उसको हम डायरेक्ट शियर फोर्स कहते हैं, और इसके कारण जो शियर स्ट्रेस आ रहा है इसको डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा शियर ऑफ होने के कारण ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का
फॉर्मूला है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं और टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा शियर फोर्स PS अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A। ये जो भी एरिया जिस पे शियर ऑफ हो रहे हैं वो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्लियर है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता रहता है। तो ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस का ये इक्वेशन, जो कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का इक्वेशन है। ठीक है, इसका यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। आई होप कि ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपका साइकिल है तो साइकिल में चैन में पिन लगा रहता है, उसमें शियर स्ट्रेस आता है। या कोई आपने जॉइंट है तो जॉइंट में हमने पिन लगाया हुआ है तो वहाँ पे पिन पे शियर स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जहाँ पे कंपोनेंट पे या किसी मटेरियल पे शियर स्ट्रेस जो है इंड्यूस होता है या शियर लोड ऐड करता है। क्लियर है? अब आगे हम बात करते हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। अब ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्या होता है? टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के बारे में इस लेक्चर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका एक अलग से चैप्टर है जिसमें हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम केवल सिंपल स्ट्रेस के बारे में उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्या होता है? जब किसी कंपोनेंट में मटेरियल में क्या हो, टॉर्क लग रहा हो। टॉर्क का मतलब मरोड़। जैसे ये कोई मटेरियल है, कोई कंपोनेंट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, ऐसा मरोड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मरोड़ने से जो फोर्स एक्ट होगा वो कराता है टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क को हम ट्विस्टिंग मोमेंट या मोमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्क लगने के कारण मतलब कोई भी कंपोनेंट घूमता है, रोटरी मोशन करता है अपने अक्ष के अबाउ, तो उसमें टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने के कारण ही क्या होता है, रोटेट होता है। जैसे शाफ्ट हो गया, किसी भी मोटर गाड़ी में आप शाफ्ट देखते हो तो शाफ्ट में गोल गोल घूमता है, तो टॉर्क लगने के कारण घूमता है। ठीक है, या ट्विस्टिंग मोमेंट लगने के कारण घूमता है। तो टॉर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट लगने के कारण मटेरियल में, कंपोनेंट में जो स्ट्रेस आता है वो शियर स्ट्रेस होता है। और इसको हम सिंपल शियर स्ट्रेस नहीं बोलते हैं, इसको हम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि ये टॉर्क के कारण पैदा होता है। क्लियर है? तो सिंपल से मान लो कोई सर्कुलर कंपोनेंट हम ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमने लिया हुआ है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मरोड़ रहे हैं। ठीक है, ये मरोड़ रहे मतलब यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क अप्लाई होगा। टॉर्क एक्चुअल में क्या होता है, मोमेंट होता है। ये एक्सिस है और ये इसका मान लो रेडियस r है, स्मॉल r। तो इसके एक्सिस के अबाउट में हम फोर्स लगाएंगे तभी वो रोटेट होगा। तो एक्सिस के अबाउट में हम फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम फोर्स लगाते हैं तो अक्ष के सापेक्ष घूमने लगता है ना। तो अक्ष के सापेक्ष जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसका जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, या इसको हम ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं, जिसके कारण वो कंपोनेंट या वो ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है, घूमने लगता है। ये टॉर्क लगे। अब ये टॉर्क लगने के कारण इसमें शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। अब ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करें? तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए एक अलग से इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सन इक्वेशन। ठीक है, ये टॉर्सन इक्वेशन इस तरीके से दिया जाता है, T अपॉन आई टी इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये टॉर्सन इक्वेशन है। इस इक्वेशन का यूज करके हम शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये T क्या है, इसमें जो हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं ये T का मान। आई टी क्या है, ये जो शाफ्ट है
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होगा IP, ठीक है। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ये अक्ष के सापेक्ष में इस क्रॉस सेक्शन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये हमें पता रहता है, टाउ पता रहता है। टाउ क्या है, टी पता रहता है। टाउ क्या है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आर क्या है, इस शाफ्ट का रेडियस है जो रोटेट कर रही है। और जी क्या है, इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा क्या है, थीटा इज दी एंगल ऑफ ट्विस्ट, है ना। हम कितने एंगल से इसको ट्विस्ट कर रहे हैं ये एंगल होता है, कितने एंगल से मरोड़ रहे हैं ये एंगल थीटा होता है। तो ये भी हमें पता रहता है। एल क्या है, इस शाफ्ट की टोटल लंबाई या इस कंपोनेंट की टोटल लंबाई है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हम यूज करके हमें सभी चीज़ें पता है, टॉर्क पता है, IP पता है ना, R पता है, G थीटा और L पता है। तो यहाँ से टॉर्क शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है कि टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब फोर्थ टाइप ऑफ सिंपल स्ट्रेस इज बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। हम सिंपल स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें से चौथा जो सिंपल स्ट्रेस है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्यों होगा, जब किसी भी कंपोनेंट में बेंडिंग लोड एक्ट कर रहा हो तो उसके कारण जो स्ट्रेस पैदा होगा उस ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस किसी कंपोनेंट में उसमें लग रहा है बेंडिंग लोड के कारण आता है। बेंडिंग लोड क्या होता है, जब किसी कंपोनेंट में हम लोड लगाते हैं तो उस लोड के कारण वो कंपोनेंट क्या होता है, वो मटेरियल क्या होता है, बेंड हो जाता है। तो वहाँ पे जो लोड लग रहा है वो क्या है, बेंडिंग लोड है। जैसे हम कोई भी ऐसे एक रॉड को हमने दीवार में ऐसे फिक्स किया हुआ है और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे लटका दिया है, तो ऑब्जेक्ट को लटकाने के कारण ये रॉड क्या होगा, बेंड होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट में, इस रॉड में, वो क्या होगा, बेंडिंग फोर्स होगा। तो बेंडिंग फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आएगा, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट करेगा मटेरियल में, वो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब ये बेंडिंग स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से इक्वेशन जनरेट करना रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। इस बेंडिंग इक्वेशन और बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में आगे के लेक्चर में और अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। मान लो इस तरीके से कोई कंपोनेंट है, अब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी कंपोनेंट या जो भी बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, डिफॉर्मेबल होगा, ठीक है। तो ये मान लो कोई डिफॉर्मेबल बॉडी है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बेंड कर रहे हैं फोर्स लगा के, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेंड हो जाएगा, फोर्स लगने, बेंड होने के बाद इस तरीके से ये बेंड हो गया, ठीक है। अब ये बेंड हो रहा है मतलब यहाँ पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं, इस फोर्स के कारण इसमें मोमेंट होता है, मोमेंट M। अब ये मोमेंट क्या है, तो मोमेंट के बारे में हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है। जब किसी बॉडी में फोर्स लगता है तो बॉडी किसी अक्ष या किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या करती है, रोटेट करने लगती है या रोटेट करने की कोशिश करती है। तो फोर्स का इफेक्ट जिसके कारण बॉडी क्या करे, रोटेट करने लगे, तो कहलाता है मोमेंट। वो फोर्स का इफेक्ट है मोमेंट। तो अगर बॉडी क्या है, रिजिड है, तो रिजिड बॉडी में मोमेंट क्या होता है, जिस फोर्स लगने से वो रोटेट करता है किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट में। लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी है तो ये फोर्स लगने से रोटेट नहीं करेगा, तो क्या करेगा, किसी पॉइंट या किसी पॉइंट के अबाउट में क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हम फोर्स जब लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो इस तरीके से कोई रॉड है, हमने इसको फिक्स कर दिया और यहाँ पे हमने फोर्स P लगाया, तो ये फोर्स P लगने के कारण क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा। तो बेंड होगा तो ये फोर्स का इस पॉइंट पे अगर मोमेंट निकाले तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, मान लो D है, तो इस
पॉइंट पे मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे जो मोमेंट आएगा बेंडिंग लोड का मोमेंट वो होगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो जब भी कंपोनेंट पे बेंडिंग मोमेंट ऐड करता है तो बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे आता है ना। बेंडिंग लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट आता है, ठीक है। तो बेंडिंग लोड ले या बेंडिंग मोमेंट ले एक ही मतलब है। कैलकुलेशन में जब हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे बेंडिंग लोड ना लेके उसका इफेक्ट बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर करते हैं। तो मान लो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एम एक्ट कर रहा है जिसके कारण ये बेंड हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि ऊपर वाले लेयर में क्या आएगा, टेंशन आएगा, तनाव आएगा, और नीचे वाले लेयर में कंप्रेशन आएगा। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो एक्चुअल में कंप्रेशन और टेंशन स्ट्रेस ही होता है, लेकिन ये डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन नहीं है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस को, ठीक है। तो इस बेंडिंग स्ट्रेस को कितना बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है यहाँ पे, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन है, ये होता है M अपान I इज इक्वल टू सिग्मा B अपान Y इज इक्वल टू E अपान R। इस इक्वेशन को हम बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं, और इस इक्वेशन का यूज करके हम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे M क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम निकाल रहे हैं तो उस पर कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा ये हमें पता रहता है। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है ना, उसके हिसाब से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा भी बेंडिंग स्ट्रेस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। Y देखिए Y क्या है, यहाँ पे एक न्यूट्रल लेयर रहता है, तो न्यूट्रल लेयर से हम किस लेयर पे स्ट्रेस निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेस निकाल रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल लेयर से जितना दूर जाते जाएंगे स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो तनाव बढ़ते जाएगा, यहाँ से नीचे आएंगे तो दबाव बढ़ते जाएगा, है ना। तो न्यूट्रल लेयर होता है, न्यूट्रल लेयर क्या है आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रल लेयर से ऊपर या नीचे जाने पर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ता है, तो ये Y का वैल्यू क्या है, न्यूट्रल लेयर से लेयर जिस पे हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस है। ये Y न्यूट्रल लेयर से जिस लेयर पे स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसका डिस्टेंस है। ये Y भी हमें पता रहता है, ठीक है। Y आउटर लेयर पे मैक्सिमम Y रहेगा, तो आउटर लेयर पे मैक्सिमम स्ट्रेस आता है, ठीक है। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इस मटेरियल का, जो कि हमें पता रहता है। R क्या है, बेंड करने से एक कर्वेचर बनता है, एक कर्व फॉर्म होता है, तो ये कर्व का एक सेंटर होगा, तो ये सेंटर से इसका न्यूट्रल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है रेडियस, मतलब इस कर्वेचर का जो रेडियस होगा वो R होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिग्मा B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है। यहाँ पे सिग्मा B क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, जिसका वैल्यू हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिल जाता है। क्लियर है बेंडिंग इक्वेशन, इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आगे हम और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आई होप कि इस लेक्चर में आपको शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।